प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वैश्विक शासन को नया आकार देने के लिए शिखर सम्मेलन में भविष्य के लिए समझौता स्वीकार किया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार समाप्त। 26 विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार को मतदान होगा। सरकार अगले साल तक 1 लाख 4G मोबाइल टावर लगाएगी। लेबनान में इजरायली हमलों में 274 लोग मारे गए और 1000 से अधिक घायल हुए। और घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुए। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान है। शिखर सम्मेलन में बड़ी संख्या में वैश्विक नेताओं की भाग ले रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वैश्विक शासन को नया आकार देने के लिए शिखर सम्मेलन में भविष्य के लिए समझौता स्वीकार किया गया। यहाँ न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन समिट ऑफ द फ्यूचर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जारी है। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए वैश्विक शासन को मजबूत करना है। ये भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों और आवश्यकताओं को पहचानने और उन्हें निर्णय लेने के प्रत्येक स्तर पर शामिल करने का एक अनूठा अवसर है। इसके 5 प्रमुख स्तंभ है: सतत विकास और विकास के लिए वित्त पोषण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा डिजिटल सहयोग, युवा और भावी पीढ़ियां तथा वैश्विक शासन में परिवर्तन। शिखर सम्मेलन के पहले दिन कल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फैक्ट फॉर द फ्यूचर को अपनाया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इसे एक ऐतिहासिक समझौता और प्रभावी, समावेशी और बहुपक्षवाद की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम बताया। इसकी मूल योजना का उद्देश्य शांति के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल मुद्दे और विशेष रूप से वर्ष 2030 के लिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। न्यूयॉर्क से हिमानी राणा, आकाशवाणी समाचार। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत की हालिया विकास कहानी के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि हमने मानव कल्याण के लिए तकनीकी प्रगति का किस प्रकार लाभ उठाया है। When Prime Minister comes, I think his message would be the example that he has set India on this development process. How we have been able to ensure in the last few years the growth of digital platforms and digital public goods, the huge impetus given to ensuring basic necessities are made available to the vast majority of our citizens. प्रधानमंत्री इस अवसर पर प्रमुख वैश्विक नेताओं के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी प्रौद्योगिकी की सदी है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और लोकतंत्र के बीच संतुलन समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ हुई गोलमेज बैठक में ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां प्रतिभा, लोकतंत्र और बाजार है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका की प्रौद्योगिकी कंपनियां एक साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग में $15 बिलियन का निवेश किया है। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से ज्यादा का है। हमारा लक्ष्य इसे 2030 में $500 बिलियन तक ले जाने का है, ताकि इस सेक्टर में 6 मिलियन नई जॉब्स की हम आपूर्ति कर सकते हैं। इन लक्ष्यों को पाने के लिए इंडस्ट्री के साथ जितना ज्यादा सहयोग बढ़ सकता है, हम उसके लिए तैयार हैं। बैठक के बाद गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान भारत में परिवर्तन लाने पर है। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया विजन है। श्री पिचाई ने कहा कि श्री मोदी ने कंपनियों को भारत में निर्माण और डिजाइनिंग जारी रखने के लिए प्रेरित किया है। The Prime Minister has been focused on transforming India with his Digital India vision. He pushed us to continue making in India, designing in India. We are proud to now make our Pixel phones manufactured in India. He is really thinking about how AI can transform India in a way that benefits the people of India. And we are proud to be partnering with India. We are robustly investing in AI in India, and we look forward to doing more. प्रधानमंत्री ने अमेरिका की यात्रा के दूसरे दिन न्यूयॉर्क में 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर नेपाल के प्रधानमंत्री, कुवैत के युवराज और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के साथ अलग अलग बैठकें की।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुटे पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण में बुधवार को राज्य के 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। ब्यौरा हमारे श्रीनगर संवाददाता से। 25 सितंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है। इस चरण में मध्य कश्मीर जिले, जिसमें श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम की 15 सीटों के साथ साथ जम्मू क्षेत्र के 3 जिले पुंछ, राजौरी और रियासी की 11 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में 7 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष रखी गई है। इस चरण में 25,78,099 मतदाता 239 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में 3,502 मतदान केंद्रों को 100% वेबकास्टिंग सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा इस चरण के चुनाव के लिए सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कौल। इधर हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने आज अंबाला में एक रैली को संबोधित किया। अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस गठबंधन पर राज्य के जनजातीय समुदाय को धोखा देने का आरोप लगाया है। श्री नड्डा ने खूंटी में परिवर्तन रैली में कहा कि जनजातियों की आबादी 44% से घटकर 28% रह गई है और रोहिंग्या सहित घुसपैठिए इनकी जमीन हड़प रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा राज्य में लोगों के हक की लड़ाई है। ये परिवर्तन यात्रा माँ, बेटी, रोटी, आदिवासी की अस्मिता, उसकी रक्षा की, सुरक्षा की परिवर्तन यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा हमारे भोले भाले आदिवासी भाई, उनके हक की, हुकूक की सुरक्षा करने की यात्रा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने आज झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की। भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित 6 राष्ट्रीय दलों और 3 क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों ने निर्वाचन आयोग को अपना अभ्यावेदन सौंपा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार ने अगले वर्ष के मध्य तक 1 लाख 4G मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य रखा है। श्री सिंधिया मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के दौरान अपने मंत्रालय की उपलब्धियों पर संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। भारत 6वां देश बन चुका है विश्व में जिसने अपना स्वतः 4G स्टैक का उत्पादन और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड बना लिया है। इस 4G स्टैक में सारे भारतीय कंपनी अगले साल के मध्य तक 1 लाख टावर 4G के भारतीय टेक्नोलॉजी के आधार पर पूरे देश में सेटअप किए जाएंगे, जिसमें से 36,574 टावर्स के इंस्टॉलेशन आज के दिनांक तक हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि वर्ष 2030 तक देश भर में 1 लाख इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में अपने मंत्रालय की पहले 100 दिन की उपलब्धियों के बारे में कहा कि देश में कुल 34,000 चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सैनिक स्कूल सेना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जयपुर में आज नए सैनिक स्कूल के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये स्कूल राज्य के युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने और देश की सेवा करने के लिए उचित मार्गदर्शन और आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा।
देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत यहाँ के बच्चों के लिए तथा उन्हें भारत की सैन्य सेवाओं में जाने के लिए यह सैनिक स्कूल किसी वरदान से कम नहीं है। मैं इस शिक्षण संस्था के प्रति हृदय से इस सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूँ। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सरकार ने देश में 100 नए स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कर रहे हैं। श्री बिड़ला ने कहा कि प्रौद्योगिकियां और संचार माध्यम लोगों के जीवन का हिस्सा बन गए हैं। लोकतांत्रिक संस्थाएं संविधान की भावनाओं के अनुरूप संघीय ढांचे के अंदर अपनी स्वायत्तता रखते हुए कई विषयों पर अपने अपने राज्यों की ज्वलंत समस्याओं पर भी चर्चा करती रहती है और देश की महत्वपूर्ण समस्याओं पर भी चर्चा करती रहती है। विधायी संस्थाओं ने टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी किया है और कई नवाचार भी किए हैं जिससे इन संस्थाओं को जन आकांक्षाओं को और अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। इजरायल द्वारा लेबनान में किए गए हमलों में 274 लोग मारे गए हैं और 1000 से अधिक घायल हुए हैं। हमलों में मारे गए और घायल होने वालों में बच्चे, महिलाएं और चिकित्सा कर्मी शामिल हैं। इस बीच इजरायल की सेना ने कहा है कि उसने लेबनान में 800 ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने उत्तरी इजरायल की ओर दर्जनों रॉकेट दागे हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं स्पर्श सक्सेना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने 84,980 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने 25,956 का रिकॉर्ड स्तर दर्ज किया। सेंसेक्स 384 अंक की बढ़त के साथ 84,928 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 148 अंक की वृद्धि के साथ 25,939 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 83 रुपये 55 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $74.78 प्रति बैरल पर थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष जुलाई में लगभग 20 लाख सदस्यों की सर्वकालिक उच्चतम वृद्धि दर्ज की है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.43% है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अप्रैल 2018 में पेरोल डेटा निगरानी शुरू होने के बाद से ये सबसे अधिक वृद्धि है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने तिरुपति लड्डू में मिलावट के आरोप पर घी आपूर्तिकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। घी के 4 सैंपल गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक श्रोताओं के सवालों के जवाब देंगी। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। नौसेना के 2 अधिकारी नाविका सागर परिक्रमा अभियान के दूसरे संस्करण के अंतर्गत दुनिया का चक्कर लगाने के लिए जाएंगे। नौसेना नौकायन पोत तारिणी, लेफ्टिनेंट कमांडर ए रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर के दिलेना के साथ इस चुनौतीपूर्ण अभियान पर 2 अक्टूबर को रवाना होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वैश्विक शासन को नया आकार देने के लिए शिखर सम्मेलन में भविष्य के लिए समझौता स्वीकार किया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार समाप्त। 26 विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार को मतदान होगा। सरकार अगले साल तक 1 लाख 4G मोबाइल टावर लगाएगी। लेबनान में इजरायली हमलों में 274 लोग मारे गए और 1000 से अधिक घायल हुए। और घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।